नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फटीग एंड यसन कर्व के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं फटीग से। तो देखिए फटीग क्या कहता है, when on the body the fluctuating load applied and after number of cycles of fluctuating load failure occur। और देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ये लाइंस क्या कहती है कि when on the body, एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग लोड लगा रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक कंघी ली है, इस कंघी के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो जीरो पोजीशन पे इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, अब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, अब लोड लगाया, फिर इसे छोड़ दिया, जीरो पे आ गया, फिर इसके ऊपर लोड लगाया, क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लोड लगा, राइट, फिर छोड़ दिया, फिर लगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड फ्लक्चुएट हो रहा है। लोड मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम। अब बल्ब बल्ब देख लीजिए, लाइट कभी डिम कभी फुल, डिम फुल डिम फुल, राइट। तो हमें क्या दिखाई देता है कि वहां पर फ्लक्चुएट हो रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। तो लोड भी ऐसा ही है, लोड भी फ्लक्चुएट होता है, कैसे, ऐसे ऐसे। आपने बाइंडिंग वायर तो तोड़ी होगी ना इलेक्ट्रिशियन का, आपने इलेक्ट्रिशियन को भी देखा होगा कि ऐसे करता है वैसे। जब उसे वायर तोड़नी होती है तो बाइंडिंग वायर या एल्यूमिनियम वायर उसे अगर तोड़नी होती है ऐसे ऐसे करता है, ऐसे 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 करता है। अब एक ही झटके में उसके एक एक देखिए, अगर इसके ऊपर लोड लगाया तो एक ही झटके में उसके ऐसे टूटता नहीं है, उसे नंबर ऑफ ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं, हम फटीग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड लगा रहा है और कुछ देर के बाद वो टूट रहा है, उसे क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइंस में मैंने वही लिखा है, वेयर ऑन द बॉडी द फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड का मतलब क्या है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो। मतलब लोड कम ज्यादा हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट कहते हैं। एंड आफ्टर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड, नंबर ऑफ साइकिल्स। अब देखिए इस ग्राफ की तरफ चलते हैं इस समझने के लिए, ये फ्लक्चुएटिंग लोड नंबर ऑफ साइकिल्स को समझने के लिए हम ग्राफ की तरफ आते हैं। मैंने क्या किया, माइल स्टील लिया, माइल स्टील के ऊपर मैंने, आपने देखा होगा बिहार ऑफ माइल स्टील, आपने पढ़ा होगा, ओके। जिसने पढ़ा होगा उसे समझ में आएगा जल्दी। मैंने क्या किया, उस बॉडी के ऊपर मैंने उस माइल स्टील के ऊपर, कंसिडर कीजिए कंघी माइल स्टील की है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, पहले लोड लगाया। अब देखिए लोड जीरो था, पहले जीरो था, जीरो, फिर मैंने ऐसे लोड लगाया, ये लोड यहां तक चला गया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, लोड जीरो पे आ गया, फिर मैंने लोड इंक्रीज किया, यहां पर देखिए जीरो, यहाँ पर जीरो था, पहले जीरो था यहाँ पर जीरो, फिर मैंने इंक्रीज किया, यहां तक आया, देखिए इंक्रीज किया यहां तक आया, फिर मैंने लोड को छोड़ दिया। देखिए आप कहोगे कि ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, लोड लोड वहां का लोड, आपने आप कह दोगे कि यहाँ पर ये लोड नीचे कैसे आ गया ग्राफ, नहीं, ये सिर्फ लोड के, मैंने इसको डिनोट करने के लिए, सिर्फ लोड को डिनोट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ओके। देखिए जीरो था, फिर लगाया, मैक्सिमम हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, देखो फिर छोड़ दिया, फिर लगाया, फिर लगाया। इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग, मतलब एक साइकिल में चल रहा हूं। देखिए लोड अनलोड, लोड अनलोड, लोड अनलोड, मतलब क्या हो रहा है, साइकिल्स, साइकिल जनरेट हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राइट, साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर साइकिल्स किसके, फ्लक्चुएटिंग लोड के, लोड के साइकिल्स। एक बार जीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लोड साइकिल्स ऑफ, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड। अब मैंने लगाया, अब देखिए कुछ साइकिल्स के बाद, देखिए यहाँ पर कितने साइकिल्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये इमेजिन करिए, मतलब सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने इतने लिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, राइट। नहीं तो आपको कह दोगे कि 7 साइकिल्स के बाद टूट गए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइकिल्स लगते हैं इसे। अब 7 साइकिल्स के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये फेल्यूर पॉइंट है। अब मुझे 7 साइकिल्स के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि बॉडी टूट गई, बॉडी क्या हो गई, टूट गई। अब यहाँ पर मैंने वही लिखा है, फ्लक्चुएटिंग आफ्टर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग लोड फेल्योर ऑकर, बॉडी टूट गई, उससे क्या कहते हैं हम, फटीग कहते हैं। आप ये जानते हैं कि फटीग का यूज क्या है, अगर किसी मशीन का कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्या है, लिंक, ओके, लिंक है, आर्म है किसी का, तो कनेक्ट किया वहां पर, और कनेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि उस बॉडी के ऊपर ऐसे फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, ऐसे उस बॉडी के ऊपर ऐसे लोड लग रहा है, फ्लक्चुएटिंग लोड, ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे 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 करके ऐसे लोड लग रहा है। अब वहां पर हमें क्या चाहिए कि, हमें चाहिए कि वो लोड बेयर भी करे, हम वहां पर हमने वो कंपोनेंट इसलिए लगाया कि वो
वहां पर हमें वो लोड सह करे, ऐसे बेयर करे। अब हमें क्या चाहिए कि वो बॉडी टूटे ना, जल्दी टूटे ना। अगर जल्दी टूट गई तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पर, राइट, हम यूज नहीं कर सकते। हमें ऐसी बॉडी चाहिए कि वहां पर वो लोड बेयर करे और जल्दी टूटे बिना। नंबर ऑफ साइकिल्स ले, 1000 लाख कितने चाहिए उतने साइकिल्स ले, और ऐसा पॉइंट आने के बाद वो ऐसा पॉइंट एक आता है कि वहां पर वो बॉडी डैमेज हो जाती है, पूरी की पूरी टूट जाती है। बट उससे पहले हमें ये चाहिए कि वो बॉडी टूटे ना जल्दी से जल्दी। तो वहां पर हमें इसलिए हमें फटीग के बारे में पढ़ना पड़ता है, राइट। तो पता चला फटीग कहाँ पढ़ते हैं हम, किस लिए पढ़ते हैं। देखिए फटीग ऐसे ही नहीं जनरेट होता जल्दी। अब देखिए जब आप वाइंडिंग वायर ऐसे ऐसे करते टूटने की कोशिश करते, फ्लक्चुएटिंग लोड लगाते हैं, तो सरफेस पे उस पे देखना ऐसे स्क्रैच आते होंगे। सरफेस पे क्या दिखा देता है आपको, क्रैक दिखा देता है, ऐसे क्रैक उस सरफेस पे जहां पर आप टूट रहे पर्टिकुलर एरिया पे, उस एरिया पे। अब उसे क्या कहते हैं, जब हम इनिशियली उसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि इनिशियल लाइफ, फटीग इनिशिएशन लाइफ। नंबर ऑफ लोड साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट सरफेस क्रैक। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ लोड साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या, कि वहां पर उस बॉडी के ऊपर क्रैक दिखने लगते हैं। इनिशिएट कितने लोड, नंबर ऑफ लोड साइकिल्स के बाद हमें वहां पर क्रैक दिखाई दे उस सरफेस पे, राइट। उसे क्या कहते हैं हम, फटीग इनिशिएशन लाइफ। अब फटीग प्रोपगेशन लाइफ, ये 2 स्टेजेस है उसके। पहला स्टेज है कि वहां पर हमें सिर्फ क्रैक दिखाई दे रहा है, टूटा नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि बॉडी को तोड़ना है, हमें तो बॉडी को तोड़ना है ना, हमें क्या करना है कि उसको एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना है कितने लोड साइकिल्स के बाद वो टूटता है, कि हम वहां पर वो बॉडी यूज करें दूसरे मोशन कंपोनेंट में, राइट। फटीग प्रोपगेशन लाइफ, मुझे अब इनिशिएशन तो हुआ, मुझे क्रैक तो दिखने लगे, बट मुझे क्या चाहिए कि एडिशनल लोड साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट द क्रैक। प्रोपगेट का मतलब क्या है, आगे फिर कंटिन्यू करना, मुझे तोड़ना है। एक लिमिट मुझे लानी है कि वहां पर वो बॉडी टूट जाए, वो इतने नंबर ऑफ लोड साइकिल्स के बाद वो टूट जाए, ताकि मुझे पता चले कितने लोड साइकिल्स के बाद ये टूटता है। ओके, अब देखिए अगर किसी बॉडी में, अगर किसी बॉडी में एक ऐसा क्रैक मिला, सॉरी इनिशियली वो बॉडी जब कास्टिंग होती है, जब कास्टिंग उस बॉडी की होती है, तब उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, राइट। होल्स होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, और डिफरेंट उसके अंदर क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। अब मुझे अगर उस बॉडी में डिफेक्ट्स है, देखिए उस डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ओके, उस डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, अगर उस बॉडी के अंदर होल है तो ये बॉडी जल्दी टूटेगी या बाद में टूटेगी, मतलब जल्दी टूटेगी 1-2 साइकिल्स के लिए टूटेगी, क्या नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद टूटेगी, ये 1-2 साइकिल्स में टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी, ऑलरेडी इसके अंदर होल्स है, इसे मौका ही नहीं मिलेगा कि ये इतना लोड बेयर कर सके, राइट। ये इतनी जल्दी टूट जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक ही बार में टूट जाएगा या 2 बार में टूट जाएगा, राइट। अगर हमारे बॉडी के अंदर डिसकंटिन्यूटी है तो बॉडी किसी काम की नहीं है, वो बॉडी हमारे किसी काम की नहीं है, वो यूजफुली नहीं है। तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि बॉडी यूज करने से पहले कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। ओके, तो देखिए इसके ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें एक एसन कर्व की तरफ लेके चला जाता है। एसन कर्व का मतलब क्या है, इंड्योरेंस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स, इंड्योरेंस लिमिट, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ साइकिल्स की तरफ लेके चला जाता है। अब वो उसका क्या यहाँ पर यूज है, हम वो देखते हैं अभी। तो देखते हैं इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है और इसका यूज क्या है हमारे फटीग में, राइट। तो चलो इसे देखते हैं। तो देखिए इंड्योरेंस लिमिट, या उसे हम क्या कहते हैं, एसन कर्व भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एसन कर्व दिखाया है। अब देखिए इंड्योरेंस लिमिट क्या कहता है कि इंड्योरेंस लिमिट इज दैट लिमिट, मतलब उस लिमिट पे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस जो ट्रेस इंड्योरेंस लिमिट का जो स्ट्रेस है वो बिलो विच द, उसके नीचे, उस इंड्योरेंस लिमिट के नीचे द मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेल्यूर। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखिए उस बॉडी के ऊपर मैं नंबर ऑफ लोड साइकिल्स लगाए, बट मुझे क्या चाहिए कि इंड्योरेंस लिमिट इतना चाहिए कि उसके नीचे, उस इंड्योरेंस लिमिट के नीचे मेरे पास स्ट्रेस है उस बॉडी का, उसे क्या कहते हैं हम, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके नीचे विच द मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब बॉडी क्या कर सकता है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेल्यूर, मतलब उस पॉइंट के नीचे मुझे क्या मिल रहा है कि वहां पर बॉडी फेल नहीं हो रही है। इंड्योरेंस लिमिट ऐसा पॉइंट है कि उस पॉइंट के नीचे अगर मैं देखूं उस बॉडी का बिहेवियर तो बॉडी फेल नहीं हो रही है, राइट। नो फेल्यूर इवन एट इन्फिनिट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, अगर आप
इन्फिनिट नंबर ऑफ कितने लाख करोड़ साइकिल्स उस पर लगा दो तभी भी वो बॉडी फेल नहीं होगी। कहां तक? बिलो इंड्योरेंस लिमिट। अब इंड्योरेंस लिमिट कहा होता है? इंड्योरेंस लिमिट इंड्योरेंस लिमिट होता है, इंड्योरेंस लिमिट इज लोअर देन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे, माइसिल का आपने बिहेवियर देखा होगा कि हमारे पहले क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? वहां तक हमारा हुक्स लॉ जो होता है वैलिड होता है, राइट? हुक्स लॉ वैलिड होता है और हुक्स लॉ वैलिड क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। बट उस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के नीचे हमें इंड्योरेंस लिमिट मिलता है और वहां पर हमें कितनी भी उसके ऊपर नंबर ऑफ लोड साइकिल्स लगा दो आप, बॉडी फेल नहीं होगी। उसे क्या कहते हैं हम? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहते हैं। बट इसका यूज क्या है? देखिए इस इंड्योरेंस लिमिट का यूज क्या है? टू प्रिवेंट फटीग फेल्यूर। हमें क्या करना है कि फटीग फेल्यूर हमें नहीं लाना है। इंड्योरेंस लिमिट का मतलब क्या है कि हमें फटीग फेल्यूर नहीं लाना है, इतनी जल्दी नहीं लाना है। आएगा कुछ समय के बाद आएगा। ऐसी बॉडी कोई नहीं है कि उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर आप ऐसे लोड लगा रहे, फ्लक्चुएटिंग लोड लगा रहे, वो बॉडी फेल नहीं हो रही है, हो जाती है। बट हमारे पास नंबर ऑफ लोड साइकिल्स है। ओके, टू प्रिवेंट फटीग फेल्यूर क्या होना चाहिए हमारे पास? कंडीशन क्या है? डेवलप्ड स्ट्रेस शुड बी केप्ट बिलो इंड्योरेंस लिमिट। पहले मैंने क्या कहा था कि ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी के इंड्योरेंस लिमिट के नीचे है, वहां पर आप कितने भी लोड लगाओ उसके ऊपर, वहां पर कितना भी स्ट्रेस हो, बट वो स्ट्रेस जो है वो इंड्योरेंस लिमिट के नीचे होना चाहिए। अब देखो मैं इस बॉडी पे क्या कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर लोड लगा रहा हूं। इस बॉडी के अंदर इस लोड की वजह से बॉडी कुछ तो रेजिस्ट करेगी, यहाँ पर स्ट्रेस कुछ तो प्रोड्यूस होगा। बट ये स्ट्रेस मुझे क्या चाहिए? इंड्योरेंस लिमिट के नीचे चाहिए, मतलब इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से कम चाहिए। तभी मैं कह सकता हूं कि बॉडी नंबर ऑफ लोड साइकिल सह सकती है, नंबर ऑफ लोड साइकिल फ्लक्चुएटिंग लोड सह सकती है। ओके, तभी हम उसे यूज में ला सकते हैं। ओके, देखिए अब इस साइकिल्स की तरफ आते हैं, इस एसएन कर्व की तरफ आते हैं। अब देखिए यहां पर तो मैंने लिखा है कि केप्ट बिलो द इंड्योरेंस लिमिट। अगर इंड्योरेंस लिमिट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वहां पर हमें क्या बिहेवियर दिखाई देगा? एसएन कर्व में हमें उस बॉडी का क्या बिहेवियर दिखाई देगा वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी है, यहाँ पर कंडीशंस लिखी है, यहाँ से मैंने एक ग्राफ बनाया। अब देखिए पहली कंडीशंस क्या बताती है? मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस एस वाई। यील्ड स्ट्रेस एस वाई क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस। अब देखिए आपने माइंडसेट का बिहेवियर तो देखा होगा, वहां पर यील्ड पॉइंट आता है। यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस होता है। और यील्ड स्ट्रेस का मतलब है कि बॉडी वहां पर हमें यूजफुल है। यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि बॉडी हमारी यूजफुल, वहां तक हमारी बॉडी यूजफुल है, उससे भी ज्यादा अगर लोड लगाओगे तो बॉडी फेल्योर की तरफ चली जाती है। यील्ड स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है कि वहां पर हमें बॉडी यूजफुल होती है, उसी बॉडी को हम यूज करते हैं जिसका यील्ड स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा। अब यील्ड स्ट्रेस कितना होता है? कंप्रेशन में कितना होता है? 263 मेगापास्कल होता है और टेंशन में कितना होता है? 250 मेगापास्कल, राइट? जितना ज्यादा यील्ड स्ट्रेस होगा बॉडी उतनी यूजफुल होगी, राइट? यील्ड स्ट्रेस से आगे आगे चली जाएगी तो बॉडी किसी काम की नहीं है। ओके, देखिए यील्ड स्ट्रेस से भी ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो बॉडी किसी काम की नहीं है, राइट? मैक्सिमम स्ट्रेस की क्या मतलब है? इस बॉडी के ऊपर मैं लोड लगा रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग लोड, बॉडी कुछ तो रेजिस्ट करेगी, खुद का रेजिस्टेंस होगा इस बॉडी को, राइट? बॉडी का अब जैसे स्ट्रेस लगाता हूं, अगर स्ट्रेस ज्यादा है इस बॉडी के ऊपर, अगर स्ट्रेस ज्यादा है, इस बॉडी का रेजिस्टेंस करना अगर ज्यादा है तो लोड साइकिल उसके ऊपर लगेगी नहीं, राइट? अगर लगा भी तो टूट जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड का कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। अगर इंपैक्ट हुआ भी तो टूट जाएगा उसी जगह। तो इसलिए क्या कहते हैं हम? जीरो साइकिल्स। अगर ऐसे एक ही झटके में टूट जाएगा, नहीं तो उसी जगह रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो ब्रिटल बॉडी है। ब्रिटल मतलब हार्ड है, बहुत हार्ड है। और हार्ड बॉडी की, और माइस्टिल क्या होता है? डक्टाइल होता है, डक्टाइल नेचर होता है। अगर बॉडी ब्रिटल है तो ब्रिटल बॉडी के ऊपर तो साइकिल्स लगे ही नहीं, एक तो डायरेक्टली टूट जाएगा, राइट? तो ये कंडीशन यहाँ लेके आती है। तो हमारे पास ज्यादा इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हमारे पास क्या है? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ओके, ये क्या है? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। और इससे भी ज्यादा पहले इनिशियल पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस है और इस पॉइंट पे हमारे पास लोड साइकिल्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोड साइकिल्स कुछ भी, जीरो लोड साइकिल्स है, जीरो लोड साइकिल्स। अब जैसे हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं बॉडी की, क्या कहता है? इंड्योरेंस स्ट्रेस
इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा मैक्स इज लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। ये कंडीशन क्या कहते हैं दूसरी कंडीशन कि एंड्योरेंस स्ट्रेस जो है वो सिग्मा मैक्स से कम है, एक तो इक्वल है या तो कम है, और ये जो सिग्मा मैक्स है एंड्योरेंस यील्ड स्ट्रेस से कम है। अब देखिए पहली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया कि हमारे पास क्या चाहिए, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस है तो बॉडी यूजफुल में है। अब यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू है या इसके नीचे है तो हमारी थोड़ी सी बॉडी यूजफुल में आ गई, यूज कर सकते हैं। बट वो इंड्योरेंस स्ट्रेस से ज्यादा है, इसकी वजह से हमें सिर्फ एक कंडीशन आती है कि 10⁶ साइकिल से सिर्फ बेयर कर सकती है, राइट। उसके बाद फटीग आ जाता है। 10⁶ कितना होता है साइकिल्स, कितना 1 मिलियन साइकिल्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख साइकिल्स के बाद, 10 लाख साइकिल्स के बाद वो बॉडी फटीग दिखाई देती है। उस बॉडी के अंदर 10 लाख साइकिल्स के फ्लक्चुएटिंग लोड्स के बाद वो बॉडी आपको फटीग फेल्यूर दिखाई देगा। ओके, अब देखिए इसका तो हो गया। अब तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं, और तीसरी कंडीशन को मैंने यहां पर लिखा है, स्ट्रेस शुड बी केप्ट बिलो एंड्योरेंस लिमिट। अब हमारे पास कंडीशन तो हो गई, एंड्योरेंस लिमिट से कम है, मतलब सिग्मा मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रेस फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रेस एंड्योरेंस लिमिट से कम है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ अब ज्यादा है, तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो इसका क्या मतलब है, देखिए 10 साइकिल्स का इसका ग्राफ देखना रहेगा क्या, पर ओके ए लेते हैं, पहले ए लेते हैं। 10⁶ साइकिल्स, देखिए नंबर ऑफ साइकिल 0 था, यहाँ पर 0 था सिग्मा मैक्स। अब ऐसे आते हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, ओके इस तरफ आ रहे हैं, एस वाई से सिग्मा मैक्स, फिर ये से, तो यहां से नीचे आ रहे हैं। ओके, यील्ड से कम है, 0 थी साइकिल्स, पहले 0 साइकिल्स थी, फिर यहां पर साइकिल्स बढ़ने लगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एंड्योरेंस लिमिट तक आ गए। एंड्योरेंस लिमिट पे हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये 10⁶ साइकिल्स बियर कर सकती है और ये फटीग फेल्योर यहां पर दे रहा है। बट अगर एंड्योरेंस लिमिट के नीचे अगर हमारा स्ट्रेस है, एंड्योरेंस लिमिट के नीचे अगर स्ट्रेस है, तो यहां पर क्या दिखाई देता है, यहां पर मैंने क्या दिखाई दिया, ओके नो फेल्योर। ओके, यहाँ एंड्योरेंस लिमिट, ये इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैं भूल जाता हूँ यार कभी कभी, मुझे ये ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट होता है कि कहाँ क्या लिखा है, राइट। तो देखिए इसकी तरफ आते हैं। अब देखिए एंड्योरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस, एंड्योरेंस लिमिट ऐसा स्ट्रेस है कि उसके नीचे विच द मटेरियल हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेल्यूर, उसके नीचे तो फेल्यूर नहीं है, इस लिमिट के नीचे तो फेल्यूर नहीं है ना। तो ऐसा पॉइंट आता है कि उसके नीचे अगर आप कितना भी लोड साइकिल्स लगा लो वहां पर हमें फेल्यूर नहीं दिखाई देता। तो हम यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स लगा रहे हैं, फेल्यूर हमें नहीं दिखाई देता, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। बट ये कंडीशंस रियली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बॉडी की कैपेबिलिटी होती है कि वो थोड़ी देर के बाद होना तो टूट जाती है, थोड़ी देर के बाद वो टूट जाएगी, मटेरियल है भाई, वो एग्जिस्ट करता है, राइट, एग्जिस्ट करता है। अगर आइडियल कंडीशन में हम देखा जाए तो इन्फिनिट साइकिल बेयर कर सकते हैं आइडियल कंडीशन पे। तो ये एंड्योरेंस लिमिट जो है आइडियल कंडीशन पे देखते हैं कि इन्फिनिट साइकिल्स। ओके, इन्फिनिट साइकिल्स देखो, एसएन कर्व देख लिया, एंड्योरेंस लिमिट देख लिया। अब देखो इसे कुछ कहां पर लिखा है, यहाँ ओके यहाँ पर माइल्ड स्टील। अब देखिए माइल्ड स्टील की एंड्योरेंस लिमिट कितना होगा, माइल्ड स्टील के लिए एंड्योरेंस लिमिट कितना होगा 186 मेगापास्कल। 186 मेगापास्कल पे एंड्योरेंस लिमिट यहाँ पर कितना होगा, एंड्योरेंस लिमिट पे यहाँ पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कितना होगा 186 मेगापास्कल होगा। उससे पहले आप कितने भी उसके ऊपर लोड लगा लो, उस मैक्सिमम स्ट्रेस से होगा, उसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो 186 से कम होगा, 186 मेगापास्कल से कम होगा उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और एल्यूमिनियम जो होगा कितना होगा 131 मेगापास्कल्स के नीचे ही स्ट्रेस की वैल्यू होगी, और 128 होगी, 100 होगी, हो सकता है कितने हो सकता है, बट इसके नीचे ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कभी कभी इसकी वैल्यू। देखो भाई साहब, अब हमने कंप्लीट कर लिया फटीग क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, एसएन कर्व क्या होता है। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के और लेक्चर देखने के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने लिंक डाली है प्लेलिस्ट की, तो वहां पर आप जाके सब जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हैं वहां पर मैंने डाल दिए, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद।